Assalamualaikum. Welcome back again to the next video of Physics for Ages with बिलाल इसाक चिश्ती। और आज हम फिज़िक्स का एक सेक्शन जो कि सेक्शन 3 है वो करने जा रहे हैं। ये सेक्शन बेसिकली वेव से रिलेटेड है और इसमें तकरीबन 4 चैप्टर्स आते हैं, जिनमें से सबसे पहला चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, उसके बाद आता है लाइट, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आखिर में आएगा आपके पास साउंड। तो आज हम वेव्स और वेव्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वेव। बेसिकली वेव इज़ नोन एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि वेव आपके पास या तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी या तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है वेव, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि वेव है क्या। तो वेव इज़ बेसिकली ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन। कि अगर कोई भी चीज़ की वाइब्रेशन या किसी भी चीज़ की ऑस्किलेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दैट इज़ नोन एज अ वेव। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक डक की एग्जांपल दी हुई है और वाटर वेव्स हैं यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं वाटर वेव में जो रिपल्स पैदा हो रहे हैं अप एंड डाउन, दैट इज़ बेसिकली नोन एज वाइब्रेशन। इसी तरीके से अगर हम साउंड की बात करते हैं तो देखें मेरी आवाज़ आपको किस तरीके से पहुंच रही है। यहाँ पर आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं बराबर वाले एयर मॉलिक्यूल को, और वो बराबर वाले एयर मॉलिक्यूल उससे बराबर वाले एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली वेव? दैट वेव इज़ अ वाइब्रेशन और एन ऑस्किलेशन। और वेव करती क्या है? इट ट्रांसफर्स एनर्जी। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि वेव डज नॉट ट्रांसफ़र एनी काइंड ऑफ मैटर। वेव मैटर ट्रांसफ़र कभी भी नहीं करती। वेव सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे कि ये डक है, यहाँ पर वाटर वेव्स सिर्फ और सिर्फ डक को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वाटर वेव जो है अपने आप को डिस्प्लेस नहीं कर रहे, वाटर अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वेव इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और वेव होती क्या है आपके पास कि इट इज़ द वाइब्रेशन और एन ऑस्किलेशन। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं। 2 टाइप्स ऑफ वेव्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, वो हैं आपके पास ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फ़र्क क्या होता है, ये आपको इन 2 एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास रोप की और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास स्प्रिंग की। अगर आप देखें यहाँ पर कि हैंड की मूवमेंट यहाँ पर जिस अंदाज से है और जिस अंदाज से आपके पास वेव ट्रैवल कर रही है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर जो हैंड मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र हो रही है इसको मूवमेंट ऑफ एनर्जी भी बोला जा सकता है या डायरेक्शन ऑफ वेव भी बोला जा सकता है। तो अगर आपके पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री के डिफरेंस में हो, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं। अपर पार्ट इज़ नोन एज द क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज़ नोन एज ट्रफ। दूसरी एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, जो कि स्प्रिंग की एक एग्जाम्पल है, आप हैंड मूवमेंट को देखें तो जिस डायरेक्शन में आपका हैंड मूव हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसी डायरेक्शन में आपके पास स्प्रिंग भी मूव हो रहा है। मतलब
उसी डायरेक्शन में आपकी वेव भी ट्रैवल हो रही है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर। इनके दरमियान कोई 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे के पैरेलल हों तो ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो वेव्स जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो कौन कौन सी है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में आपके पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसमें आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। इसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो उसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे कि आपके पास ट्रांसफर वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी दो पार्ट्स होते हैं। एक को बोला जाता है कंप्रेशन, जहाँ पर आपके पास स्प्रिंग एक दूसरे से बहुत क्लोज है उस पार्ट को बोला जाता है कंप्रेशन, और जहाँ पर स्प्रिंग एक दूसरे से दूर है उस पार्ट को बोला जाता है रेयरफैक्शन। तो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। ये दो अलग अलग किस्म की वेव मोशन है। एक में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव के, और एक में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ वेव के। एक में क्रस्ट एंड ट्रफ होता है जो कि ट्रांसफर वेव होती है, एक में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। तो ये दो किस्म के वेव मोशन हैं जो आपको दिखेंगे। और एक्चुअली में वेव होती क्या है, एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। वेव इज़ अ वाइब्रेशन और एन ऑस्किलेशन। वेव करती क्या है, इट ट्रांसफर एनर्जी। डज इट ट्रांसफर मैटर? नो, वेव डज नॉट ट्रांसफर एनी मैटर। अगर वेव मोशन को हमने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक ट्रे ली और उसके अंदर कुछ वाटर पोर कर दिया। उसी के साथ साथ हमने एक वुडन ब्लॉक भी लिया हुआ है जो कि वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी। वाइब्रेशन से आपके पास वेव क्रिएट्स होंगी, और इन वेव्स को देखने के लिए हमने एक बल्ब ऊपर हैंग किया हुआ है, और बिल्कुल नीचे टेबल के हमने एक स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पर हमें अलग अलग किस्म की वेव्स दिख सकती हैं। अब वेव्स तो एक्चुअली में नहीं दिखती, हम लोग एक्चुअली में देखेंगे वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स आपके पास क्या होते हैं, ये जो दो लाइंस बनी हुई हैं आपके पास, दीज आर नोन एज वेव फ्रंट्स। दिस इज अ वेव फ्रंट। और दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये जो दो वेव फ्रंट्स है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको बोला जाता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ होती क्या है, बेसिकली द लेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज अ वेवलेंथ। एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अगर मैं एक वेव बोल रहा हूँ तो एक वेव का मतलब होता है, अगर वो ट्रांसफर वेव है तो उसमें एक क्रस्ट भी आ रहा होगा और एक कंप्लीट ट्रफ भी आ रहा होगा। अब वेव फ्रंट्स बनाए कैसे जाते हैं, ज़रा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है। वेव फ्रंट आपके पास जो अपर पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट, या तो बिल्कुल पीक के क्रस्ट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन बना दी तो ये एक वेव फ्रंट है। दूसरा वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, दूसरे क्रस्ट के पीक पॉइंट पे। और इन दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेव लेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है लैम्डा। और ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास
ये वेव फ्रंट्स लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट से क्रिएट किए जाएं, ये आप ट्रफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन या तो वेव फ्रंट आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट होंगे या तो आपके पास ट्रफ से ट्रफ होंगे। जैसे कि यहाँ पर इस ट्रफ के पीक पॉइंट पे हमने एक डॉटेड लाइन बना दी, ये आपके पास एक वेव फ्रंट आ गया। इसी तरीके से इस ट्रफ के हमने पीक पॉइंट पे एक डॉटेड लाइन बना दी। तो इन दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी आपके पास वेवलेंथ ही कहलाएगा, या तो क्रस्ट से क्रस्ट या तो ट्रफ से ट्रफ। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास वेवलेंथ होगी। अगर आप वेव फ्रंट्स इस तरीके से बना देते हैं तो ये होंगे रॉन्ग, क्योंकि वेव फ्रंट या तो आप क्रस्ट से क्रस्ट बनाएंगे या तो आप ट्रफ से ट्रफ बनाएंगे। इसी तरीके से आपके पास ये रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, जब हमने वाइब्रेशन जो वुडन ब्लॉक से क्रिएट कर रहे थे, तो उन वाइब्रेशन से जो वेव्स जनरेट हुई वो आपको स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स दिखाई दे रही हैं। अब जितने वेव फ्रंट्स होंगे उतनी वेव लेंथ्स होंगी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितनी वेव लेंथ्स हैं तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पर आपके पास 14 वेवलेंथ्स हैं। और कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, लैम्डा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 28 मीटर्स है और आपसे सवाल ये आ गया कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पर वेवलेंथ्स हैं कितनी। तो जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 14 वेवलेंथ्स हैं। तो अगर एक वेवलेंथ चाहिए है या तो वेवलेंथ चाहिए है जनरली बोल दूं, तो आप क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 14, मतलब ये जो 28 मीटर था इसमें 14 वेवलेंथ्स आ रही थी। तो एक वेवलेंथ का आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, या एक वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 2 मीटर। सो दैट इज़ योर वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ जिसको बोला जाता है वेवलेंथ। तो ये रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट हमें वेव की डेमोन्स्ट्रेशन बताता है, और इससे हम और भी बहुत सारे फिनोमेना को पढ़ सकते हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे आगे अपने क्लास के लेक्चर में। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी आपके पास जो वेव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली नोन एज the number of waves या the number of oscillation या the number of vibrations, कुछ भी बोला जा सकता है, per unit time, that is known as frequency। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तहत बोल दिया जाए 14 waves travel in 2 seconds, और आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 14 वेव डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर वुड बी 7। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास होता है हर्ट्ज, जिसका सिंबल HZ होता है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वेव्स पर in 1 second, that can also be known as frequency। तो वेवलेंथ क्या हुई, द लेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज अ वेवलेंथ। और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इज नोन एज अ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज़ आपके पास आती है, दैट इज़ नोन एज अ वेव स्पीड। वेव स्पीड मीन्स कि किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है। और वेव स्पीड मालूम करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मीन्स द वेवलेंथ वुड गिव यू द वेव स्पीड। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जहाँ पर आपके पास V क्या है, इट इज़ द वेव स्पीड
f is the frequency and lambda is known as the wavelength. इनके यूनिट्स, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एसआई यूनिट्स, ये इन सब की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोला जाता है टाइम पीरियड। अब जरा देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस मिलती जुलती हैं, तो इसको गौर से देखिएगा। फ्रीक्वेंसी की एक और दफ़ा मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ वेव्स या द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कि कितनी वेव्स एक सेकेंड में ट्रैवल कर रही हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। And when we are talking about the time period, it is the time required by one oscillation या one vibration या one wave. The time required by one oscillation, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट आपके पास सेकेंड ही होता है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या हुई? The length of one wave is known as the wavelength. Frequency क्या हुई? The number of waves per unit time और per unit second is known as frequency. Time period क्या है? The time required to complete one oscillation is known as time period. और wave speed is the speed of wave, जिसको हम determine कर सकते हैं किस फॉर्मूला से? V is equals to f lambda. आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी ट्रांसफ़र वेव के बारे में पढ़ा था, और ट्रांसफ़र वेव के बारे में हमने पढ़ा कि उसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। क्रस्ट को हम लोग पीक भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी जो कि आपको वेव के हवाले से पता होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज द एम्पलीट्यूड। अब जरा देखें, आपके पास एम्पलीट्यूड किस तरीके से डिटरमाइन होता है एक वेव का। आपके पास ये देख सकते हैं ये कि एक ट्रांसफ़र वेव है। अब इसको ट्रांसफ़र वेव कहने के दो रीज़न हैं। फर्स्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे? कि ऑब्वियस सी बात है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हो रही है आपके पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, और डायरेक्शन ऑफ वेव अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं। और ट्रांसफ़र वेव की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट काइंड ऑफ वेव इज़ नोन एज द ट्रांसफ़र वेव। और ट्रांसफ़र वेव में ही आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो लाइन मैंने बनाई है ब्लैक पेन से, दिस लाइन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। तो पीक से जो हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास क्रस्ट का, वहां से इक्विलिब्रियम का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड। अब लाजमी नहीं है कि एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही क्रस्ट से ही मेजर हो सकता है। अगर आप ट्रफ की पीक देख लें, वहाँ से भी आप अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक का डिस्टेंस देख लें, तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। अब आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि आपको ऐसे वेव दे दी जाती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, बट दिस डिस्टेंस इज़ नॉट नोन एज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बनानी पड़ती है, जो कि हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो
अब क्रस्ट की पीक से आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड नाउ। अब वो मैं चाहे क्रस्ट या ट्रफ दोनों से मेजर कर लूँगा, दोनों से सेम ही आएगा। एक चीज़ और याद रहे कि जितना आपके पास क्रस्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही आपके पास ट्रफ का भी डिस्टेंस होता है। ये चीज़ बताने की एक वजह है क्योंकि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको पता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। तो आपके पास ट्रांसफ़र वेव किस तरीके से दिखती है, ट्रांसफ़र वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें वेवलेंथ कौन सा डिस्टेंस है, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस। और आपको जैसे कि बताया कि वेव फ्रंट्स आपके पास क्या होते हैं और वेव फ्रंट्स आपको हम बनाते क्यों हैं, इट इज़ द ईजी वे एंड अ वेरी यूज़फुल वे टू डिटरमाइन द वेवलेंथ। और इससे हमें वेव्स के बारे में भी अच्छे तरीके से और इजीली हम लोगों को पता चल जाता है। तो या तो आपके पास वेव फ्रंट क्रस्ट टू क्रस्ट होंगे या तो वेव फ्रंट क्रस्ट टू ट्रफ होंगे। कभी भी आप डिस्टेंस क्रस्ट टू ट्रफ वेव फ्रंट्स का नहीं मेजर करते, या तो क्रस्ट टू क्रस्ट या तो ट्रफ टू ट्रफ। अब जैसे कि यहाँ पे हमने वेव फ्रंट बनाए हुए हैं क्रस्ट टू क्रस्ट, और वेव फ्रंट कहाँ से बनेंगे, जो आपकी क्रस्ट की बिल्कुल पीक होगी वहाँ पे आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लें, और फिर दूसरे क्रस्ट की पीक तक जो है आप वहाँ पर भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, और इन दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक का डिस्टेंस दैट इज़ नोन एज योर एम्पलीट्यूड। अब वो आप क्रस्ट से भी मेजर कर सकते हैं, वो आप ट्रफ के भी पीक पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, बोथ आर द सेम। फ्रीक्वेंसी जैसे कि बताया, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। वेव स्पीड के बारे में हम लोगों ने बात की कि कितना वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ईच सेकेंड में, दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज वेव स्पीड, और उसको हम मेजर करने के लिए v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये दोबारा आपके सामने वेव फ्रंट्स हैं, अब इसमें आप डिटरमाइन कीजिएगा कि कितनी वेव लेंथ्स हैं, यह आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पेसिफाइड लेटर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा स्पेसिफाइड लेटर आपकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और किसी को समझ में ना आए तो वो फीडबैक भी लाजमी कमेंट में दीजिएगा ताकि उसको अगली दफ़ा आपको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। तो आई होप कि वेव की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।